अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में महाराज नंद का राज दरबार, उनके मंत्री, उनके सभासद सब बैठे हुए थे राज दरबार में, और सिंहल नरेश ने अपने राजदूत के साथ एक सोने के पिंजरे में शेर को भेजा था। उनकी राज दरबारियों की परिचर्या के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता की यहाँ पे परीक्षा होती है, वह सफल होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर राजा उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उनको इनाम और पुरस्कार भी देते हैं। दूसरा दृश्य। अब इस पार्ट में महाराज नंद के राज दरबार का वर्णन किया गया है। महाराज नंद का राज दरबार। नंद के चापलूस दरबारी जो चापलूसी करते हैं, राज दरबार में बैठे बैठे राजा की प्रशंसा में बातें कर रहे हैं। महाराज नंद। द्वारपाल राजदूत को सम्मान पूर्वक राज दरबार में ले आओ। राजाओं का एक नियम होता है, भले ही कितने ही दुश्मन का राजदूत क्यों ना है, उसको सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है और उसकी बात को सुना जाता है। द्वारपाल का प्रवेश। इतने में द्वारपाल अंदर आते हैं। द्वारपाल। महाराज की जय हो। द्वारपाल ने महाराज का अभिवादन किया। सिंहल नरेश दूसरे देश के राजा का राजदूत। राजदूत मतलब होता है जो राजा का संदेश लेकर आते हैं। राज दरबार में प्रवेश की आज्ञा चाहता है, मतलब आपके दरबार में आने की अनुमति चाहता है, क्योंकि वह दूसरे देश के राजा का संदेश लेकर आता है। द्वारपाल जाता है। थोड़ी देर में राजदूत के साथ पुनः मतलब होता फिर से प्रवेश करता है। राजदूत के साथ एक नौकर सोने का पिंजरा लिए है। जो राजदूत आया था दूसरे देश का, उसके साथ एक नौकर भी आया था, वह सोने का पिंजरा लिए हुए था। राजदूत। महाराज की जय हो। राजदूत ने महाराज का अभिवादन किया। महाराज नंद। राजदूत, यह क्या बला अपने साथ ले आए हो? बला मतलब होता है आफत। राजदूत। महाराज सिंहल नरेश ने आपके लिए यह भेंट मतलब होता है उपहार भेजी है। उन्होंने कहा है कि आपके दरबार में बहुत से विद्वान हैं, मतलब बहुत होशियार लोग हैं। हमारे महाराज चाहते हैं कि इस पिंजरे को बिना खोले इसमें बंद शेर को निकालकर उन्हें भेज दिया जाए। पिंजरा उपहार के रूप में आप स्वीकार कर लें। जो राजदूत पिंजरा लेकर आए थे उसमें शेर था, और सिंहल नरेश ने यह जो था पिंजरा महाराज नंद के लिए भेजा था कि आपके राज्य में बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, तो इस शेर को बिना पिंजरे को खोले बाहर निकालना है, और यह पिंजरा उपहार के रूप में आप स्वीकार कर लें। महाराज नंद। राजदूत, बस इतनी सी बात है, यह काम तो हमारा कोई भी सभासद कर देगा। सभासद मतलब होता है उस सभा में बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, महामंत्री वगैरह जो होते हैं वो सभासद होते हैं। एक सभासद से महाराज ने बोला, महिपाल जी, उनका नाम था महिपाल जी, जिन्होंने महिपाल का रोल अदा किया था। इस शेर को निकाल बाहर कीजिए, यह सोने का पिंजरा आपका ही होगा। महाराज नंद ने महिपाल से कहा। महिपाल पिंजरे के पास जाकर शेर को देखता है। तो ये बला भेजिए, ये आफत भेजिए, सिंहल नरेश ने महिपाल ने कहा। बहुत देर तक वह पिंजरे और शेर को देखते रहता है। महाराज नंद, इस बंद पिंजरे में से शेर को निकालना बहुत कठिन काम है, महिपाल जी ने महाराज से कहा। महाराज नंद दूसरे सभासद से, अब दूसरे मंत्री से कहा। भद्रसेन जी, उनका नाम था भद्रसेन, आप शेर को निकालकर मसल डालिए। भद्रसेन उठता है और पिंजरे के पास जाकर चारों ओर घूमता है, चारों ओर परिक्रमा लगाता है उसकी और देखता है। भद्रसेन। महाराज, शेर को निकालने के लिए पिंजरे में कोई रास्ता नहीं है, पूरा बंद है वह, यह तो किसी भी हालत में नहीं निकल सकता। भद्रसेन जी ने महाराज से बोला। इतने में द्वारपाल का प्रवेश। द्वारपाल। महाराज की जय हो। द्वारपाल अंदर आते हैं और महाराज का उन्होंने अभिवादन किया। एक स्त्री अपने 10-12 वर्ष के पुत्र के साथ आपके दर्शन करना चाहती है। मतलब द्वारपाल के साथ जो स्त्री और जो बालक आए थे वो चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की माँ थी। महाराज नंद मन ही मन वो सोचने लगे कि इस स्त्री को बुला लेता हूँ तो कुछ समय के लिए आफत से छुटकारा मिल जाएगा। इस स्त्री को बुला लेता हूँ, इसी बहाने कुछ समय के लिए इस झंझट से मैं बच जाऊँगा। प्रकट में
उस स्त्री को उपस्थित करो। महाराज ने द्वारपाल से कहा। स्त्री अपने पुत्र चंद्रगुप्त के साथ प्रवेश करती है। राजदूत, महाराज आपके दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ही सहन नरेश ने यह पिंजरा देकर मुझे भेजा है। राजदूत ने महाराज से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके राज्य में सब विदूषक हैं, कोई होशियार नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई इतना बुद्धिमान नहीं कि जो शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सके। महाराज नंद से नीचे किए बैठी रहती है। चंद्रगुप्त, राजदूत, तुम्हें मगध राज्य को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रगुप्त ने राजदूत से कहा, इस राजसभा के अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे जितने राजसभा में लोग बैठे, इसके अलावा भी मगध में और हजारों लोग हैं। क्या मैं आपकी समस्या जान सकता हूँ कि आपकी समस्या क्या है? चंद्रगुप्त ने राजदूत से कहा। राजदूत, तुम अभी बच्चे हो। इस राजसभा में जितने भी बुद्धिमान सभासद बैठे हैं उन सब ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। तुम समस्या जानकर क्या करोगे? राजदूत ने चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त, राजदूत, बुद्धिमानी का आयु से कोई संबंध नहीं है। चंद्रगुप्त ने बोला, आप मुझे अबोध बालक न समझें, समस्या बताएं। मतलब आप मुझे ना समझें, आप अपनी समस्या या अपनी परेशानी बताएं। चंद्रसेन, जो वहाँ पर एक सभासद थी, ए बालक, बहुत बढ़ चढ़ के बातें ना कर। चंद्रसेन ने चंद्रगुप्त से कहा, सुन, समस्या यह है कि इस पिंजरे में बंद शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालना है। निकाल सकता है? चंद्रसेन ने चंद्रगुप्त को समस्या बताई। चंद्रगुप्त थोड़ी देर पिंजरा और शेर को देखता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस शेर को मैं बाहर निकाल दूं। चंद्रगुप्त ने महाराज से कहा। महाराज नंद, मगर बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालना होगा। महाराज नंद ने चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त, हाँ महाराज, मैं बिना पिंजरा खोले या तोड़े ही शेर को बाहर निकालूंगा। महाराज नंद, देख लड़के, अभी सोच ले। महाराज नंद ने चंद्रगुप्त से कहा कि पहले ही सोच लो, यदि तू शेर को बाहर नहीं निकाल सका तो तुझे मृत्युदंड मिलेगा। महाराज नंद ने चंद्रगुप्त से बोला कि अभी भी मौका है और आप सोच लो। चंद्रगुप्त, स्वीकार है। चंद्रगुप्त ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन यदि मैंने निकाल दिया तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। महाराज नंद, निकाल दिया तो सोने के पिंजरे के अतिरिक्त उसके अलावा तू और जो मांगेगा वह तुझे मिलेगा। महाराज नंद ने चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह थोड़ा सा भावुक हो जाती हैं। बालक चंद्रगुप्त निडरता से बिना डरे आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त, महाराज, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वे मुझे तुरंत दी जाएं। चंद्रगुप्त ने महाराज से कहा। महाराज नंद, बोलो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? चंद्रगुप्त, महाराज, मुझे लोहे की एक सलाख, मतलब राड चाहिए, और राड को गर्म करने के लिए, सलाख को गर्म करने के लिए मुझे आग चाहिए। महाराज नंद, महामंत्री जी, बालक की ज़रूरतें तुरंत पूरी करवाइए। महामंत्री से राजा ने बोला। महामंत्री के आदेश पर सेवक सलाख लेकर आता है। सलाख को गर्म करने के लिए आग जलाई जाती है। चंद्रगुप्त गर्म सलाख से मोम के बने शेर को पिघलाता है। सलाख की गर्मी से शेर पिघलता है। थोड़ी देर में पिघला मोम पिंजरे के बाहर आ जाता है। अब हम जानते हैं कि मोम जो होती है वो आग से पिघल जाती है और जो शेर था वह मोम का बना हुआ था। चंद्रगुप्त, राजदूत, ले जाओ अपने शेर को और जाकर दे देना सहन नरेश को। उनसे कह देना कि मगध अभी बुद्धिमानों से खाली नहीं हुआ है। चंद्रगुप्त ने राजदूत से कहा। राजदूत अपना सिर नीचा किए खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि शेर बाहर निकल जाता है बिना तोड़े और बिना खोले। महाराज नंद और उसके सभासद बालक की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। महाराज नंद, बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं। यह सोने का पिंजरा इनाम के रूप में तुम्हारा है, और मांगो, क्या मांगते हो? महाराज ने चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त की माँ, महाराज, यदि आप बालक को सचमुच ही पुरस्कार देना चाहते हैं तो इसे
तक्षशिला के विश्वविद्यालय या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भिजवा दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण ने उनसे बोला था कि आप महाराज के पास जाइए और इसे तक्षशिला में पढ़ाई करवाने के लिए महाराज से आग्रह कीजिए। महाराज नंद, जैसी तुम्हारी इच्छा। महामंत्री जी तक्षशिला में बालक की पढ़ाई की उचित व्यवस्था की जाए। और महामंत्री तक्षशिला में बालक की एवं चंद्रगुप्त की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का उपसंहार मतलब कंक्लूजन क्या निकला। हमने दोनों पार्ट पढ़े, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में बालक चंद्रगुप्त ही राजा बने हुए थे और वह किसान को न्याय दिलाते हैं। दूसरे पार्ट में बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है और वे सफल होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है। जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे होते हैं, वे भी कभी कभी बुद्धिमानी का काम कर जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।